ये स्मारक के इतिहास के बारे में स्मारक में बैठकर हम लोग जो बातें करते हैं, स्वाभाविक रूप से लोग उन्हें प्रमाणिक मानेंगे क्योंकि नाना के सामने ननिहाल की बातें हो रही हैं, परंतु अपन जो बातें करते हैं वो यथार्थ से बहुत परे होती हैं। इसलिए मैंने सोचा एक बार खुलासा कर दूं। दो चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की टोडरमल स्मारक भवन बनना, टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की स्थापना होना और महाविद्यालय की स्थापना होना। पंडित टोडरमल स्मारक भवन का शिलान्यास तो शायद 64-65 में जब भी हुआ, सन 67 में लगभग मार्च महीने में इसका वेदी प्रतिष्ठा हुई। और जो कहते हैं कि गुरुदेव की प्रेरणा से हुआ, गुरुदेव के प्रति मान सम्मान के लिए कहते हैं, गुरुदेव का व्यक्तित्व तो ऐसा था ही नहीं। वो बहुत निष्प्रह व्यक्ति थे, संसार से विरक्त व्यक्ति थे, और वो किसी से कहें कि अरे तुम ऐसा बनाओ और ऐसा करो, उनका व्यक्तित्व था ही नहीं। संयोग से गोदिका जी सोनगढ़ में गए और गुरुदेव के मुख से टोडरमल जी की महिमा निकली कि तुम्हारे जयपुर के हैं, और जहाँ तक ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे वंश के हैं। ये बात भी गुरुदेव ने, ये बात कितनी प्रमाणिक है नहीं है शांति जी मुझे पता नहीं है, परंतु गुरुदेव को क्या पता कि किसका क्या कुल है। गोदिका कुल, टोडरमल जी गोदिका थे, ये गोदिका थे, सहज बस तुम्हारे जयपुर के थे। और उससे गोदिका जी की भी ऐसी शैली नहीं थी, बिल्कुल उनका भी व्यक्तित्व ये नहीं था कि मैं करूँगा। उनको मैंने देखा है, बैठे हैं, मीटिंग चल रही है कि रूम्स बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है, अतिथि लोग आते हैं तो ठहरने के लिए जगह नहीं है, तो विचार चल रहा कि एक काम करते हैं, अपन इतनी राशि निर्धारित करते हैं और एक एक व्यक्ति जो इतने राशि देगा तो उसकी तरफ से एक एक रूम बन जाएगा। वो मीटिंग में बैठे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं। मीटिंग खत्म हो गई, उसके चले गए। ये नहीं कहा कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं करूँगा। अगले दिन कारीगर आ गए, मटेरियल आ गया और काम शुरू हो गया। वो कहने ना तो गुरुदेव ऐसे थे और ना गोदिका जी ऐसे थे। कहने सुनने में विश्वास नहीं रखते थे, वो काम करने में ही सीधा विश्वास रखते थे। तो गुरुदेव ने प्रेरणा दी नहीं, पर गोदिका जी को प्रेरणा मिल गई गुरुदेव से, उन्होंने ग्रहण कर ली। फिर उन्होंने टोडरमल स्मारक बना दिया। वे ऐसे आदमी थे, किसी से सलाह लेने वाले व्यक्ति ही नहीं थे। वे तो जौहरी थे और अपने आप में अनोखे जौहरी थे। उन जैसा कोई जौहरी नहीं था। वो जो रत्न बनाते थे ना, रफ की खरड़ में से जो माल बनाना, उसका एक्सपर्टाइज जैसा उनका था, वैसा किसी के पास नहीं था। पर वो इंजीनियर नहीं थे, परंतु उन्होंने ना तो किसी इंजीनियर से ना किसी आर्किटेक्ट से कोई नक्शा नहीं बनवाया। मिस्त्री को बुलाया, उसको बोल दिया कि ऐसा ऐसा बनाना है, और उस भवन बना दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ये 165 फीट बाई 105 फीट लंबा और 165 फीट चौड़ा हॉल बनाया बिना खंभे के। और अगर इंजीनियर आज इसको देखें ना तो माथा पकड़ लेंगे। ये जो दीवारें हैं, 2-2 फीट चौड़ी दीवारें हैं, पत्थर की बनी हुई, और ये 1 मंजिल तक पत्थर की दीवारें हैं। और उसके बाद में उनको छत डालनी थी तो 1 मंजिल के बाद में आरसीसी के पिलर शुरू किए, जो पिलर जमीन में 10-15 फीट नीचे जाने चाहिए थे, वो 10 फीट ऊपर से शुरू किए, और बाद में बीम डाली और छत डाल दी। कोई पिलर नहीं, किसी इंजीनियर की सलाह नहीं। इंजीनियर से सलाह लेने जाते तो वो सलाह देते ही नहीं ऐसा करने का। उन्होंने भवन बना करके तैयार कर दिया। जब हम लोग 1967 में यहाँ आए थे दशहरे के दिन, तो ये हॉल, इसके बगल के ये सारे रूम, ऊपर वाले ये रूम, ये सब बने हुए थे, और हम लोग जहाँ पीछे रहते हैं दादा, वो पूरा बना हुआ था। तो इस तरह से टोडरमल स्मारक बन गया। गुरुदेव आए, प्रतिष्ठा हो गई। प्रतिष्ठा का जुलूस ऐतिहासिक
वो उसके आप फोटोग्राफ एग्जीबिशन में देखोगे तो आपको भव्यता ख्याल आएगी। मैं समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता। तो जब ये भवन बन गया, अब इसका उपयोग क्या हो, तो जब उन्होंने चर्चा की होगी तो गुरुदेव ने कहा, खीमचंद भाई ने कहा कि एक हुकमचंद जी हैं जयपुर इंदौर में, वो कुछ काम कर सकते हैं। तो इंदौर में शिविर चला करता था, हर साल शिविर लगता था। तो शिविर लग रहा था तो गोदिका जी वहाँ पहुँच गए बिना कुछ बताए कि उनके आने का प्रयोजन क्या है। और 3-4 दिन रहे, उन्होंने सारे कार्यक्रम दादा के अटेंड किए। और उन्होंने ये भी नहीं बताया, मतलब किसी को कल्पना नहीं थी कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी आया है। ऐसे अपने टोटल स्मारक में बहुत हुआ है, बहुत बहुत बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग यहाँ शिविरों में आए और ये हॉल की दल्लान में सो करके 10 दिन 8 दिन निकाले और चले गए। अपने को पता ही नहीं कौन क्या है अपने घर का। तो बेबी गोदिका जी वहाँ गए, लोगों को पता नहीं कि कौन व्यक्ति हैं। कहीं मुझे ध्यान है कि वो कहीं गर्मी के दिन थे, छत पर सो रहे थे, रात को वर्षा आई तो अपना गद्दा उठा करके नीचे गए। तो जब उन्होंने सुना दादा को, उनको पसंद आ गया कि हाँ हाँ मुझे तो यही चाहिए, तब उन्होंने अपना अभिप्राय व्यक्त किया कि आप हमारे साथ जयपुर चलिए। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है। तो गोदिका जी ने सारी बात बताई, मैंने ऐसा भवन बनाया है। तो दादा ने कहा कि आपको करना क्या है, करना क्या चाहते हैं आप। तो उन्होंने एक ही भावना, जैन धर्म की यूनिवर्सिटी मुझे बनानी है। मैं नहीं समझता कि उनको यूनिवर्सिटी रियल सेंस में किसे कहते हैं, ये बात पता भी होगी। हम अपने इसको महाविद्यालय बोलते हैं ना, ये इन द आइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट ये महाविद्यालय नहीं है, ये कॉलेज नहीं है। उनकी नज़र में तो ये टेक्निकली हॉस्टल है। कॉलेज तो वो है जहाँ आप सामने पढ़ने जाते हो या संस्कृत कॉलेज में पढ़ने जाते हो। उनकी नज़र में तो ये हॉस्टल है और हम अपने आप को महाविद्यालय कहते हैं। तो उन्हें भी यूनिवर्सिटी के तो बहुत सारे मानक हैं, वो कंप्लायंस करना, उनमें तो हर विषय की शिक्षा होनी चाहिए और इन्हें तो सिर्फ जैन धर्म की शिक्षा देनी थी। तो उन्होंने ये भावना व्यक्त की। दादा समझ गए कि इनके मन में क्या है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपन 3 दिन बाद मिलेंगे। और दादा ने 3 दिन में 16 पेज की एक लिखित योजना बनाई कि मैं इसमें क्या क्या काम करूँगा। और वो उन्होंने सुन ली और बस ठीक है बस आप तो आ जाओ, जो करना है सो करो। और तो दादा ने कहा कि ऐसे नहीं, अभी आपने मुझे नहीं देखा है, मैंने आपको नहीं देखा है, क्या पता आपके साथ मेरी निभे, मेरे साथ आपकी निभे। तो एक बार मैं वहाँ आऊँगा, देखूँगा और अपन कुछ दिन साथ में रहेंगे। जब अगर ये हो जाएगा कि हाँ हम एक दूसरे के साथ निभ सकते हैं तो बात आगे की जाएगी। तो दादा 10 लक्षण पर्व में यहाँ आए, उनके घर पर रहे 10 दिन। और दादा के साथ उनके कुछ मित्र भी आए, 8-10 लोग यहाँ जयपुर में आए, साथ में रहे। उस समय दादा के साथ, मतलब दादा बहुत साधारण व्यक्ति थे। जब इंदौर में थे, 1966 की बात है, तो उनकी उम्र कितनी, 31 साल के थे। और उनकी दिनचर्या ये थी कि सुबह उठते थे और पढ़ने कॉलेज में जाते थे, रेगुलर एमए कर रहे थे। तो सुबह पढ़ने जाते थे, वहाँ से लौटे और जैसे तैसे खाना खाया, फिर पढ़ाने के लिए जाते थे। त्रिलोकचंद दिगंबर जैन हायर सेकेंडरी स्कूल था वहाँ पर, और वहाँ से आए, शाम को खाना खाया, फिर रामा साहिब जी के मंदिर में प्रवचन करने जाते थे। तो ये तो 3-3 चीज़ें, मतलब दिन भर पूरा पैक रहता था और अगले दिन से वही क्रम शुरू होना है। तो जब वे यहाँ आए और उनको समझ में, दादा के दिमाग में ये स्वप्न तो पहले से ही था। जब वे महाविद्यालयों में, जब वे खुद महाविद्यालय में पढ़ते थे तो उनको ये अनुभव होता था कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, और ये इस ढंग से बेहतर तरीके से हो सकता है, ये काम इस तरह से बेहतर तरीके से हो सकता है। ये सब उन्हें अनुभव हुआ करता था और उनके मन में संकल्प ये रहता था कि यदि मुझे कभी जीवन में मौका मिला तो मैं
ये काम इस तरह से करूंगा। तो महाविद्यालय की स्थापना का स्वप्न तो उनके दिमाग में पहले से ही था, परंतु ऐसा मौका कहाँ मिले। महाविद्यालय के लिए भवन चाहिए, महाविद्यालय चलाने के लिए लगातार फंड चाहिए, विद्यार्थी चाहिए, और उन दिनों ही विद्यालयों की ये दशा हो चली थी कि विद्यार्थी मिलते नहीं थे, क्योंकि मिलें कैसे, विद्यार्थी मिलें पंडित बन करके निकलें तो उनको कोई आजीविका का साधन नहीं, समाज में कोई इज्जत नहीं। जिसको कहीं कुछ ना मिले वो आदमी करम फूटा अपने आप को मानकर मजबूरी में महाविद्यालय में जाकर के पंडित बन जाता था, और पंडित बन करके उसका काम ये कि किसी मंदिर में जाना, पूजा पाठ कराना और बस। तत्व की बात की तो परंपरा नहीं थी। पहले धर्म के नाम पर अगर जो बड़े बड़े जो स्थापित विद्वान कहलाते थे ना, वे भी कर्णानियों की चर्चा करते थे। समय सार वगैरह का वाचन, अध्यात्म की चर्चा तो कोई प्रणाली थी ही नहीं। तो दादा के दिमाग में ये कल्पना थी। यहाँ आए तो तब कोई नहीं था, दादा खुद थे। फिर अशोकनगर में उनके एक मित्र थे, कपूर चंद, केवल चंद जी उनके मित्र थे, उनके छोटे भाई थे कपूर चंद जी, तो उनको यहाँ ले आए तो वो बाबूजी हो गए। एक नेमी चंद जी बोधा थे, वो उनको सहायता के लिए, जिसे अपन 4th क्लास कहते हैं, उस पर रखा, वो भी कई दिनों बाद में। तो इस तरह से तीन लोगों के स्टाफ से ये काम की शुरुआत की। अब उन्हें करके तो दिखाना था, परंतु ये काम रातों रात तो हो नहीं सकता था, और अगर 2-4 साल लग जाएं और कोई रिजल्ट ना दिखे तो फिर लोगों को परेशानी होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा दादा को मन में विकल्प आया। तो एक तो उन्होंने पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाई। उन्होंने ये महसूस किया कि बच्चों को सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस बना करके पढ़ाया जाना चाहिए। तो उन्होंने पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाई कि इस तरह से हम पाठ्य पुस्तकें बनाएंगे, उनमें कौन कौन से पाठ होंगे। इस तरह की एक पाठ्यक्रम की रूपरेखा नाम से पुस्तक छपाई। उसमें पूरी योजना थी, जिसमें बालबोध पाठमाला की रूपरेखा, गीता विज्ञान पाठमालाओं की रूपरेखा, तत्वज्ञान पाठमाला की रूपरेखा, परीक्षा बोर्ड की रूपरेखा, और वो योजना छपा करके हिंदुस्तान भर के सब विद्वानों को भेजी कि हमारी ये योजना है, इसमें अगर आपके कोई सुझाव हों तो दीजिए। परंतु कहाँ सुझाव आने थे, किसको इंटरेस्ट, और दूसरी बात, कोई इस बात से सहमत ही नहीं होता था, हो सकता था, कोई ये कल्पना ही नहीं कर सकता था कि पाठशालाएं चलाई जा सकती हैं और बच्चे उनमें पढ़ने को आएंगे, पढ़ाने वाले भी मिल जाएंगे, ये सब कल्पना नहीं कर सकते थे लोग। तो दादा ने वो बनाई रूपरेखा, सब जगह भेजी, कहीं से कोई खास जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने अच्छा पहले ये तय किया था कि हर पाठमाला का अलग अलग पाठ ये विद्वान लिखेगा, ये पाठ ये विद्वान लिखेगा, इस तरह से पूरा किया था। पर कहीं से कुछ पिसी पिछोनी कैसे भाई, कहूँ ना मिली तब घर से भाई, जब कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर सब उन्होंने खुद ही लिख डाली। और जब वो पाठमालाएं बनाई, उनको छपा लिया। उस समय यही प्रणाली रखी, जो लिखते थे सोनगढ़ जाते थे, गुरुदेव के सामने बैठ कर पढ़ते थे, वहाँ भी पूरी विद्वत मंडली बैठती थी, एक एक शब्द के ऊपर घंटों बहस होती थी। इस तरह करके ये सब काम हुआ है। तो वहाँ और उन्होंने विद्वतजनों को भी देश भर में भेजी, परंतु दूसरे सब लोग तो बीतरागी थे, तो कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। अब वो पाठमालाएं बन के तैयार हुई, तो अब इनको पाठमालाओं को पढ़ाए कौन। तो पढ़ाने के लिए कुछ पाठशालाएं खोली जहाँ जहाँ संपर्क थे, और कुछ स्कूलों में, जैसे ये महावीर स्कूल है जयपुर में, तो यहाँ पर ये कोर्स में लागू करवाया और ये पढ़ाना शुरू किया। पहले हर चीज़ के पहले ओरल एग्जाम्स नहीं होते थे, रिटन एग्ज़ाम होते थे। तो जो आंसर बुक्स आती थी उनको चेक करने से उन्हें ये समझ में आया कि इन किताबों को पढ़ा करके हम जिस सिद्धांत को जिस रूप में समझाना चाहते हैं वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये समझाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिए, वेल ट्रेंड, जो कि इस एंगल से इन चीज़ों को समझा सकें। तो
अध्यापकों को ट्रेनिंग देने के लिए शिविर लगाने चाहिए। दादा सन 1967 में दशहरे के दिन यहाँ आए और 1969 में जून में, शायद 1 जून से 21 जून तक शिविर यहाँ पर लगाया, पहला शिविर। मैं समझो सन 69 में मेरी उम्र थी कितनी, 10 साल की, पर मैं शुरू से ही दादा का पिछलग्गू था, एक उनकी छाया बन करके रहता था। ज़्यादा स्कूल की पढ़ाई पढ़ने लिखने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो इसलिए मेरे को हर चीज़ बहुत गहराई से पता है। तो शिविर लगाया, तो प्रशिक्षण निर्देशिका उस समय प्रिंट नहीं हुई थी, दादा ने नोट्स बना रखे थे। वे क्लास दादा लेते थे, क्लास में जो प्रशिक्षण के लिए आए थे प्रशिक्षणार्थी, उनको भी नोट्स लिखाते थे डिक्टेट करके। इस तरह से प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई। पहला प्रशिक्षण शिविर जयपुर में लगा 69 में, और सन 70 में विदिशा में लगा, 71 का फिर जयपुर में लगा, जिसमें 20 दिन तक पूज्य गुरुदेव श्री स्वयं यहाँ पधारे। 72 का फिर आगरा में लगा, और इस तरह से उसकी परंपरा शुरू हुई। तो उससे पहले भी सन 67 के दशहरे से और 69 के जून तक तो लगभग 1.5-2 साल हुए। उसमें भी दादा को ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को लगे कुछ हो नहीं रहा है। और यहाँ जब हॉल पड़ा हुआ था और क्या उपयोग हो, इस तरह की बातें होती थी ना, तो कुछ लोग आते, अरे 100 विधवाओं को बिठा दो, टेलरिंग मशीन यहाँ बैठ करके सिलाई का काम कर सकती हैं। कोई आता, अरे इस छत पे तो इतने बोरे मिर्ची एक साथ सूख सकती है, ऐसी सब बातें सामने आती थी। लोग इसका ऐसा उपयोग सोचते थे। तो दादा को लगा कि अगर ज़्यादा समय तक कुछ काम होता नहीं दिखा तो लोगों को घबराहट होने लगेगी। तो तब तक इस काम दिखाने के लिए, समय पास करने के लिए एक योजना बनाई कि यहाँ पर एक हॉस्टल खोल दिया जाए। राजस्थान यूनिवर्सिटी बगल में है और राजस्थान भर में से बच्चे यहाँ आते थे पढ़ने को, उनको रहने का स्थान नहीं था, तो यहाँ पर हॉस्टल खोला गया, उनको एडमिशन दिया गया। तो जब हॉस्टल के लिए मीटिंग हो रही थी तो सब वो जयपुर के लोकल जो लोग थे, सेठिया लोग थे, नेता लोग थे, जो गोदिका जी के दोस्त थे, तो उन लोगों की मीटिंग हो रही थी और उसका नियम पर चर्चा हो रही थी। तो जब दादा ने ये प्रस्ताव रखा कि हॉस्टल में जमी कंद वगैरह नहीं बनेंगे, तो बड़ा स्ट्रांग विरोध हुआ। और उन्होंने कहा कि आप किस ज़माने में हो, क्या बात करते हो, ऐसा हो सकता है क्या, ये तो हो ही नहीं सकता है। और अब मैं नाम का उल्लेख क्या करूं, वो बहुत गोदिका जी के लिए भी पूज्य और सम्माननीय व्यक्ति थे और पूरे समाज के बहुत बड़े नेता थे। उनकी बात मतलब ब्रह्म वाक्य हुआ करती थी और वो इस बात पर अड़ गए। तो दादा ने भरी मीटिंग में कहा, दादा 31 साल के बच्चे ही थे उन सबके सामने, जो सब लोग बैठे थे ना उनके सामने बच्चे जैसे ही थे। दादा ने कहा कि जब तक मैं इस बाउंड्री में हूं तब तक यहाँ पर मीटिंग बर्खास्त हो गई। फिर इवनिंग में दादा गोदिका जी के घर पर गए ये तलाशने के लिए कि अब कल से मुझे यहाँ रहना है कि जाना है। तो वो सज्जन भी उनके घर पर आए और उन्होंने फिर माफ़ी मांगी, क्योंकि उन्होंने जब पीछे से जब मीटिंग यहाँ से बर्खास्त हुई तो गोदिका जी को बहुत समझाया, घंटे भर तक अपने सारे तर्क प्रस्तुत किए। गोदिका जी अपने स्वभाव के अनुसार सब सुनते रहे शांति से और अंत में एक वाक्य बोले, आप जो कहते हो सो सब ठीक है, होगा वही जो पंडित जी कहते हैं। तो वो हॉस्टल शुरू हो गया
परंतु वो तो कॉलेज में पढ़ने वाले थे, उनको कोई धर्म की रुचि से तो लोग यहाँ आए नहीं थे। तो तरह तरह की उद्दंडताएं, मतलब उन लोगों ने तो ऐसा भी नाटक किया कि नकली फ़ोन करके धमकी दी, ये ऐसा ऐसा करो नहीं तो आपके बेटे परमात्मा प्रकाश को अपहरण कर लेंगे। ऐसी सब बातें बहुत हुई। तो वो ऐसा लगा कि करना तो संभव नहीं है। और फिर ऐसी घटना घट गई कि उसी समय सब कुछ बंद हो जाना चाहिए था, परंतु दादा ने कहा कि अब 2-4 महीने बचे हैं, शांति से निकाल दो, अगले सत्र में अपन लोगों को भर्ती ही नहीं करेंगे। इस तरह से वो हॉस्टल बंद हो गया। पर इतने समय में पाठशालाएं शुरू हो गई, प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया और ये श्रृंखला चल पड़ी। अब ये महाविद्यालय जो उनका स्वप्न था, ये तो खड़ा हुआ ही था। और दादा समय समय पर लोगों से इसकी चर्चा करते रहते कि ऐसा महाविद्यालय होना चाहिए और उसमें इस तरह से विद्वानों को तैयार किया जा सकता है। सोनगढ़ में परमागम मंदिर बनाने की योजना बन रही थी। तो परमागम मंदिर आप लोगों ने देखा कि नहीं पता नहीं। संगमरमर पर आचार्य कुंज के 5 परमागमों को उत्कीर्ण किया गया है। इटली से स्पेशली मशीन मंगाई थी और उस पर उनको उत्कीर्ण किया गया और फिर उनमें कलर भरा गया। तो वो बनाने की योजना चल रही थी और बजट निकाला गया तो 3.5 लाख रुपए का बजट आया कि 3.5 लाख रुपए लगेंगे। तो अब सब जो कार्यकर्ता नेता जो भी कह लो, उनको इस बात का खटका था कि गुरुदेव इस योजना को पास नहीं करेंगे, क्योंकि 3.5 लाख रुपया बहुत होता था। ये बात होगी सन 71 के आसपास, सन 70-71 के आसपास की बात होगी कि 3.5 लाख रुपया तो बहुत होता है और गुरुदेव इस चीज़ को पास नहीं करेंगे। तो जब ये चर्चा चल रही थी, दरअसल थी तो बात ये कि 6-7 लाख रुपए का बजट था, परंतु 6-7 लाख तो गुरुदेव किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। तो क्योंकि गुरुदेव की भी विचारधारा यही थी कि जो थोड़ा बहुत पैसा आता है तो वो तत्व प्रचार में खर्च होना चाहिए, भवन बनाने में खर्च हो ऐसा उनको भी बर्दाश्त नहीं था। तो इन नेताओं ने सबने तय किया कि अपन गुरुदेव को 3.5 लाख बताएंगे और लगना तो 6-7 लाख है। तो जब ये चर्चा चल रही थी तो दादा ने कई लोगों के बीच में कहा कि ये 3.5 लाख रुपया अगर आप मुझे दे दो ना, तो ये संगमरमर पर लिखने की जगह मैं लोगों के मस्तिष्क पर लिख दूंगा। मेरा रुमाल पड़ा है क्या? तो दादा ने कहना शुरू कर दिया कि मैं लोगों के दिलो दिमाग पर लिख दूंगा पंच परमागम, अगर 3.5 लाख रुपए मुझे मिल जाए तो। परंतु कहने से क्या होता है, लोगों को इस बात की कल्पना आती नहीं जब तक आप करके ना दिखा दो। तो परमागम मंदिर तो बना, महाविद्यालय का कुछ नहीं हुआ। फिर जब सोनगढ़ में पंचकल्याण होना था, सन 74 या 75 की बात है, सन 74 की बात है शायद, और वहाँ संयोग से ही तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट की स्थापना हुई। वो ऐसे हुई कि कुंभोज बाहुबली के आचार्य समंत भद्र जी थे, वे तीर्थों की सुरक्षा में बहुत रुचि लेते थे। तो जब देखा कि सोनगढ़ में इतना बड़ा पंचकल्याणक हो रहा है, और ये माना जाता था शुरू से कि सोनगढ़ जो मुमुक्षु लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, तो उनकी तरफ से एक ऐसी मांग जैसी आई कि आपकी समाज की तरफ से कम 5 लाख रुपया तीर्थ क्षेत्र कमेटी थी उसको मिलना चाहिए। तो बाबू भाई उस समय ऐसे एक नेता थे जो कि कट्टर मुमुक्षु थे और उत्तर भारत में दिगंबर जैन समाज में भी जाने पहचाने थे। तो उन्होंने ये बात को, जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठा ली और ये उपक्रम शुरू किया कि 5 लाख रुपए अपन इकट्ठे करें। तो जब ये बात शुरू हुई तो गोदिका जी
तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट की स्थापना के पीछे भी गोदिका जी थे। तो गोदिका जी ने कहा कि आप उनको क्यों देते हो, अपन ही अपना एक तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट बना लो और अपन वही काम करेंगे। और अगर आप अपना तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट बनाते हो तो पहला 1 लाख रुपया मैं देता हूं। तो ये बात एकदम स्वीकृत हो गई। उन्होंने पहला 1 लाख रुपया दिया और कुंद कुंद कहान दिगंबर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट की स्थापना। अब ट्रस्ट तो बन गया, ये लक्ष्य रखा गया कि 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया जाए, पर 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना कोई साधारण काम नहीं था। दिन रात अभियान लगा करके लग गए, जुट पड़े, तब भी मेरे ख्याल से 8-10 साल में भी 84 लाख इकट्ठे हुए थे सिर्फ। और अंत में वो M.K. गांधी आए, उन्होंने बोला मेरी तरफ से 16 लाख, ऐसा करके 1 करोड़ पूरा किया। इस तरह की बात हुई। तो अब ये पैसे भी आ गए, अब इसका करें क्या। कहने को 1 करोड़ रुपया का फिगर बहुत बड़ा लगता था, परंतु इतने सारे तीर्थ, इतने मुकदमे और उनकी जो दुर्दशा थी उनको ठीक करना उनके सामने ऊँट के मुंह में जीरे के समान था ये पैसा। तो दादा ने फिर वही बात की, ट्रस्ट तो बन गया, अब काम क्या करें। तो दादा ने एक मंत्र फूंक दिया लोगों के कान में कि जिनवाणी जीवंत तीर्थ है, जिनवाणी का प्रकाशन करो। तो सुरक्षा ट्रस्ट की तरफ से पंचपरमागम का जिनवाणी का प्रकाशन शुरू हो गया। फिर दादा ने ये प्रस्ताव रखा महाविद्यालय की स्थापना का। तो लोगों को कुछ बात समझ में नहीं आती थी। एक बार की बात है कि बम्बई में कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम था, सब विद्वान इकट्ठे थे और कांति भाई मोटानी के घर की बात है। वहाँ पर लालचंद भाई वगैरह, बाबू भाई सब थे, दादा थे। तो चर्चा निकली तो दादा ने बताया कि भाषा में कितनी सूक्ष्मता है और कितना पावर है कि एक कॉमा फुल स्टॉप से कितना अंतर पड़ जाता है उसके अर्थ में। तो उन्होंने एक उदाहरण देकर के बताया, मैं अपना यह रूमाल आपको अभी नहीं दूंगा। एक वाक्य, उस समय उनका वाक्य कोई दूसरा रहा होगा, रूमाल की जगह पेन रहा होगा। मेरे पास पेन नहीं है क्योंकि मैं पेन का उपयोग करता नहीं हूं, मैं कंप्यूटर पे लिखता हूं। तो मैं अपना यह रूमाल आपको अभी नहीं दूंगा। अब इसमें कॉमा लगाओ, मैं इसके बाद कॉमा लगाओ, अपना यह रूमाल आपको अभी नहीं दूंगा। इसमें किस बात की प्रधानता हो गई, मैं नहीं दूंगा, कि चिन्मय दे सकता है, चिन्मय का बेटा। तो फिर मैं अपना के बाद कॉमा लगाओ, कॉमा मैं से हटा करके अपना पर लगा दो। मैं अपना यह रूमाल आपको अभी नहीं दूंगा, अपना नहीं दूंगा, दूसरे को उठा करके दे सकता हूं। फिर मैं अपना ये रूमाल नहीं दूंगा, ये वाला दे सकता हूं। यह रूमाल, मैं अपना यह रूमाल आपको अभी नहीं दूंगा, पेन दे सकता हूं। मैं अपना यह रूमाल आपको नहीं दूंगा, किसी और को दे सकता हूं। आपको अभी नहीं दूंगा, फिर कभी दे सकता हूं। एक कॉमा को एक एक शब्द के बाद में शिफ्ट करते जाओ और उसके भाव में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। जब दादा ने सबके सामने ये चर्चा की तो लालचंद भाई गदगद हो गए एकदम से, ओहो हमें तो इन बातों की खबर ही ना थी। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप विद्वान तैयार करो। तो ठीक है, अब महाविद्यालय कहाँ चले, कौन चलाए, खर्चा कहाँ से हो। तो स्मारक का भवन तो खाली पड़ा ही था, स्थान बहुत है, तो स्मारक ने अपना स्थान दे दिया। आर्थिक खर्चे की जिम्मेदारी बाबू भाई ने कहा तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट से हम करेंगे, उसकी चिंता आप मत करो, आप तो काम करो। तो दादा ने ये महाविद्यालय स्टार्ट किया। इस तरह से 1977 में दादा आए 67 में इधर, 10 साल बाद 77 में महाविद्यालय की स्थापना हुई। और फिर शिक्षकों की जरूरत तो उस समय तो कोई थे नहीं, तो अधिकतम पढ़ाते थे दादा। फिर बाद में शिक्षकों की जरूरत पड़ी, ये बात चली कि कोई प्रिंसिपल आए, तो
हालांकि बड़े दादा तो थे विदिशा में, परंतु दादा के मन में इस बात का संकोच था कि मैं ये कहूँगा, इनके नाम का प्रस्ताव रखूँगा, लोग समझेंगे सब अपने अपने घर वालों को। ये परिवारवाद की बीमारी कोई अभी नई नहीं है, ये कीटाणु उस समय से हैं। तो उनको ये संकोच था, तो उन्होंने बड़े दादा का नाम प्रस्तावित नहीं किया। और दो चार समकालीन विद्वान थे, उनसे उनके नाम प्रस्तावित किया कि वे आएँ। तो उनको प्रस्ताव किए तो उन लोगों ने बड़ी अजीबोगरीब शर्तें रखी। उनने कहा कि भाई क्या भरोसा, ये तो बनियों की संस्था है, कल को आप नाराज हो गए और आपने कह दिया कि आपकी छुट्टी, तो हम कहाँ जाएंगे। तो बाबू भाई ने छाती ठोक के कहा मैं बैठा हूँ ना, मैं बैठा हूँ ना। तो उन्होंने बोला जिस दिन आप नहीं रहे उस दिन क्या होगा। बाबू भाई ने कहा हाँ ये बात सही, आप जहाँ हो वहीं बने रहो, बहुत अच्छा है। जब कोई आने को तैयार नहीं हुआ, कोई नहीं मिला, तब दादा ने कहा कि बड़े दादा को ट्राई कर लेते हैं। और जब बड़े दादा को कहा तो उनको तो मन मांगी मुराद मिल गई। और वो किस्सा आपने कई बार सुना होगा, दादा और बड़ी बाई के बीच का। अंत में बड़े दादा यहाँ आ गए, प्राचार्य बनकर के वे आजीवन प्राचार्य रहे। इस तरह से इस महाविद्यालय की स्थापना हुई, संचालन हुआ। तो टोडरमल स्मारक की स्थापना संचालन अलग चीज़ है। टोडरमल स्मारक को 57 साल हुए हैं, महाविद्यालय को अभी 47 साल हुए हैं। अब हम लोग जो बात करते हैं तो दोनों को मिक्स कर देते हैं और पता नहीं क्या क्या। तो इसलिए मुझे विकल्प आया कि वंस फॉर एवर, हमेशा के लिए इस कांटे को निकाल दूं। क्योंकि विकल्प तो मुझे बहुत बार आता है, परंतु कोई सोच सकता है कि परमात्मा जी बड़ा लंबा लंबा बोलते हैं। अब मैं अपनी आज के सब्जेक्ट की बात करूं या ये हिस्ट्री सुनाने बैठूं, इसलिए मैंने अपना वो समय सुरक्षित रखा है।